है एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं अनामिका सिंह आपको बायो पढ़ाने वाली हूँ और मैं क्लास 12 से स्टार्ट करूंगी। एक्चुअली इसके पीछे एक रीजन है, बिकॉज आप देख रहे हो कि आजकल न्यूज में आ रहा है कि हमारा बोर्ड एग्जामिनेशंस के या फिर कोई भी एग्जामिनेशंस है उसका डेट फाइनल हो चुका है। तो आप इस चीज के लिए लेकर तो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो। आप बिल्कुल टेंस ना हो। आई थिंक आप बायो के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप बिल्कुल प्रॉब्लम कोई किसी भी टॉपिक में कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मैं इंटायर जर्नी में आपके साथ हेल्प करूंगी, आपके साथ ट्रिक्स शेयर करूंगी, टिप्स शेयर करूंगी, कैसे टॉपिक को कवर करना है, कहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं सब आपको हेल्प करूंगी। और मेरा मानना है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप कोई भी एग्जाम को फोड़ दोगे, अच्छे से लिख कर आ जाओगे। तो आप सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, और कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए आप मेरे चैनल पे आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। क्योंकि एक रीजन देती हूँ, मैं जो भी पढ़ाऊंगी एनसीईआरटी ओरिएंटेड पढ़ाऊंगी और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। और आपको भी एनसीईआरटी ही फॉलो करनी चाहिए, और आप एनसीईआरटी पे बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छी बुक है, मैंने खुद पढ़ा है, सब पढ़ते हैं, आप भी एक बार उसको पढ़ कर देखो। और प्लीज मेरी वीडियो को आप देख रहे हो तो पूरी एंड तक देखो। मैं बहुत खुद से बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, तो आप इसे बीच में छोड़कर बिल्कुल ना जाएं। क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ के जाएंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ट्रस्ट मी गाइज, कुछ समझ में नहीं आएगा। होगा क्या, सिर्फ आपका टाइम लॉस होगा, सिर्फ आपका टाइम लॉस होगा। और इस टाइम आपका जो टाइम है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका टाइम सिर्फ अभी स्टडी पे होना चाहिए, स्टडी रिलेटेड वीडियोस पे होने चाहिए। और इसलिए मैं भी आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और डायरेक्ट टॉपिक पर आ जाऊंगी। और मैं बहुत अच्छे से इजी गोइंग पढ़ाने वाली हूँ, आप बिल्कुल बोर नहीं होगे मेरे लेक्चर के थ्रू। और मैं वन शॉट ही वीडियो बनाने वाली हूँ हमेशा। और एक्चुअली ये मेरा फर्स्ट वीडियो है ऑनलाइन स्टडी पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो लिटिल बिट मैं थोड़ा टेंस भी हूँ कि आप सबको कैसा लगेगा। प्लीज वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बता दें कि कैसा है। तो आप लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। तो मैंने आज 12th का एक चैप्टर के छोटो चैप्टर से छोटे सा टॉपिक को चुरा लिया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे पता है इस टॉपिक में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। मैंने जब पढ़ा था मुझे भी बहुत कंफ्यूजन था। थैंक गॉड कि मुझे अच्छे टीचर मिले मुझे, जिन्होंने मेरा इतने छोटी छोटी बातों का डाउट क्लियर किया। तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना मैं आप सबको हेल्प करूं। इस वीडियो के थ्रू आने वाले हर एक वीडियो में आपको हेल्प करूंगी, छोटे छोटे डाउट्स को बिल्कुल क्लियर करने वाली हूँ आपको। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। आपको लगेगा ये टॉपिक क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इसी टॉपिक में बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, बहुत ज्यादा। इसमें ऐसे ऐसे चीजों का जिक्र किया गया है जो कि आप एक बार पढ़ोगे तो आपके पल्ले नहीं पड़ने वाला है। ट्रस्ट मी गाइस, मुझे भी नहीं हुआ था एक बार में, दो तीन बार पढ़ना पड़ता है इस चीजों को लेकर। बट आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे साथ मेरे चैनल पे बने हो तो आपके छोटा सा छोटा सिली से सिली डाउट में क्लियर करने वाली हूँ। इस बात का मैं आप पे इस बात का गारंटी लेती हूँ मैं, ठीक है। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जेनेटिक डिसऑर्डर। वो तो दो तरीके का है, आप जैसे कि एनसीईआरटी में देख रहे हो वो दो तरीके का है। वो है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर। बट मैं इतना लंबा वीडियो शूट नहीं करने वाली आप लोगों के लिए, और बोर तो बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ। तो छोटा सा टॉपिक मैंने चूज किया उसका क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। उसमें मैं पूरे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में जो भी पॉइंट है बिल्कुल डिटेल जाने वाली हूँ। एनसीईआरटी से पढ़ाने वाली हूँ आपको, तो आप अपना एनसीईआरटी ओपन कर लें प्लीज। और मैं जो भी एडिशनल पॉइंट बताऊँ आपको, प्लीज आप उसे अपने एनसीईआरटी पे ही नोट करें। आप पेन से लिख सकते हो, पेंसिल से लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। बट प्लीज आप वही नोट डाउन करें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब रिविजन करो तो आपको हेल्प मिल सके, ठीक है। और इसी बारे आप मुझे भी याद कर लेना कि हाँ हमारी अनामिका मैम है जो इन्होंने ट्रिक्स दिया था, ऐसे टिप्स दिया था पढ़ने के लिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक आप जान ही गए हो, जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर स्टार्ट करते हैं। इसमें 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें पढ़ना है डाउन सिंड्रोम के बारे में। बिल्कुल एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज पे सब डिस्क्राइब किया है।
देखो here you go, this is our topic, दिस इज द टॉपिक डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हमारा क्लीफेंडल सिंड्रोम, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। देन हमारा लास्ट वीडियो का टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। ये तीनों के बारे में बिल्कुल फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी मैं आपको, और मैं हर एक छोटे छोटे पॉइंट को बताने वाली हूँ। तो इसलिए आप, मैं जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं प्लीज आप उसे नोट डाउन करो प्लीज, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम को सबसे पहले डिस्कवर किया था लैंगडॉन डाउन ने ही। इनके पहले क्या होता था ना, कोई साइंटिस्ट अगर कोई चीज डिस्कवर करते थे तो उस चीज के साथ अपना नाम जरूर अटैच करते थे। तो इस चीज से आप चोरी से चुपके से याद कर सकते ट्रिक के साथ कि यार डाउन सिंड्रोम किसने डिस्कवर किया है, तो लैंगडॉन डाउन 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 एकदम दिख रहे हो किसे मैच खा रहा है। तो वैसे आप बिल्कुल पकड़ सकते हो कि अच्छा डाउन सिंड्रोम को इन्होंने इन्होंने किया है, ठीक है। एक मिनट गाइस, कुछ ओपन हो चुका था, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो इसको डाउन सिंड्रोम को लैंगडॉन डाउन ने डिस्कवर किया था 1866 में। ये पॉइंट एनसीईआरटी में नहीं है, नहीं नहीं सॉरी सॉरी है। तो आप इस बात को अंडरलाइन कर लो प्लीज, इस बात को अंडरलाइन कर लो कि फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किए थे लैंगडॉन डॉन ने 1866 में। और ये होता क्यों है, किस लिए हुआ, ये हम बताते हैं, ठीक है। It is the due to the presence of it is due to the presence of an additional copy of chromosome number 21। 21 क्रोमोसोम नंबर जो है हमारा, उस पे एक एडिशनल कॉपी आ चुका था क्रोमोसोम का, इसलिए हम डाउन सिंड्रोम देख पा रहे हैं, ठीक है। अब तो ये हुआ कि हाँ ठीक है, किसने डिस्कवर कर लिया क्या क्यों हुआ था, अब हम जानेंगे क्यों हुआ था, इसका सिम्टम्स क्यों क्या है, हम कैसे पता करें कि अरे वो इंसान में ये सिंड्रोम है। क्योंकि जब हम इस चीज को बायो से रिलेटेड पढ़ाई करेंगे आगे, तो क्या होता है ना, हमारे माइंड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, यार ये कैसे हुआ, ये किस लिए हुआ, ये क्या खाने से नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं हमारे माइंड में। तो हम बताने वाले हैं आपको अभी कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। सबसे छोटे छोटे पॉइंट बताने वाली हूँ, आप उसको बिल्कुल माइंड में रखो। उसका सबसे बड़ा बिग पॉइंट ये है कि उसका जो भी डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड इंसान होगा, उसका हाइट बहुत छोटा होगा, ठीक है। और जो उसका सर होगा ना, वो उसका गोलू मोलू सा सर होगा, एकदम छोटे बच्चे का तरह गोलू मोलू सर होगा। जैसे हमारा एक फेस कटअप होता है ना, कि हाँ हमारा बॉडी है तो हमारे बॉडी के साथ हमारा फेस मैच होता है, बट उसमें बिल्कुल नहीं मैच होता है, मतलब बड़ा भारी भारी थोड़ा सर होगा उनका। और और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो उसका वो होगा ना, जो बोलेगा वो क्लियर नहीं बोल पाएगा। वो जैसे हम बातें करते हैं वैसे वो नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा उनका आवाज बोलने में, कहीं कुछ कहने में हल्का आवाज जो होगा ना उनका लड़खड़ाएगा। बिल्कुल आप यहाँ देख रहे हो फ्रॉडेड टंग टंग लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ आप देख सकते हो। उनका हाइट शॉर्टेड है, या फिर स्मॉल राउंडेड हेड भी रहेगा उनके पास, शॉर्ट टंग है, पार्सली ओपन माउथ, उनका माउथ हमेशा खुला रहेगा। और उनका जो हथेली होगा वो चौड़ा होगा, ब्रॉड होगा। और कुछ अजीब तरीके से उनके जो हथेली होगा उस पे कुछ अजीब तरीके से निशान भी आया होगा, ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। और किसी किसी केस में ये भी देखा गया है कि जो भी इंसान डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड होते हैं, उनका जो मेंटल लेवल होता है, एक मेंटल स्टैटिक लेवल जो होता है, वो बिल्कुल अच्छा से काम नहीं करता है, बिल्कुल अच्छे से फंक्शंस नहीं करता है, ये भी हम देखते हैं। और एक और बात, अगर इस डिजीज से कोई माँ अफेक्टेड है, कोई लेडी अफेक्टेड है, मान लो लेडी एक्स है जो अफेक्टेड है डाउन सिंड्रोम से, और उनका बेबी जेड है, तो वो अफेक्ट होने का कितना परसेंट चांस है, बिल्कुल 50% चांस है। वो बच्चा अफेक्टेड हो भी सकता है, नहीं भी अफेक्टेड हो सकता है। बस ज्यादा कुछ नहीं है इसके बारे में, बस इतना ही है, ना इससे ज्यादा कभी पूछेगा ना इससे कम पूछेगा। मैंने जो भी पॉइंट को बताया है आप माइंड में रखो, और मैंने एडिशनल पॉइंट जो बताया उसको नोट डाउन करो वहीं पे, और बार बार इसको रिकॉल करते जाओ। बिल्कुल एनसीईआरटी ही पढ़ाओगे आप, बिल्कुल टेंशन ना लो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीफेंडल सिंड्रोम।
तो देखो मैंने पहले भी आपको बता रखा था ना कि साइंटिस्ट के नाम पे ही वो कुछ लिंक्ड होता है, तो ये भी ऐसे ही लिंक्ड है। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम को भी क्लीनफेल्टर ने ही डिस्कवर किया था। ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप नोट डाउन कर सकते हो। क्लीनफेल्टर सिंड्रोम को क्लीनफेल्टर ने ही डिस्कवर किया था 1942 में। ठीक है, ये क्यों होता है ये एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा, आप पढ़ सकते हो। दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम। ये एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम के कारण ये डिसऑर्डर हो जाता है। और सबसे खास बात बोल सकते हो या अजीब बात ये है कि ये जो सिंड्रोम है वो लड़कों के लिए है। ठीक है, बट होता क्या है, ये तो सिंड्रोम है, दैट मीन्स जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसमें कुछ ना कुछ तो कमी होगा। तो कमी ही होता तो ये लड़कों के लिए है, बट उसमें कोई रीजन के कारण लड़कियों का भी जो सेकेंडरी कैरेक्टर होता है वो लड़की में डेवलप हो जाता है। तो आप एक तरीके से कह सकते हो वो होता तो लड़का है, बट लड़की के कैरेक्टर को भी वो लेकर चलता है, दोनों को मैनेज करके चलता है। जैसे कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट उसके अंदर हो जाना, उसके बॉडी के ऊपर हेयर का ग्रोथ हो जाना, हार्मोन में चेंजेस आ जाना, ये तो हो जाएगा, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में कभी माँ नहीं बन पाएगा। इसका मतलब तो ये नहीं होता है ना कि किसी लड़की का कैरेक्टर अगर आपके अंदर आ गया तो आप माँ बन जाओ, ऐसा नहीं होता है। उसी तरीके से क्लिन-फेल्टर सिंड्रोम में भी है, लड़का ही तो है बट सारा कैरेक्टर लड़की का उसके पास आ जाता है, बट वो कभी माँ नहीं बन सकता। ठीक है, और जो भी इसमें लड़का है उस लड़का का भी जो सेक्स ऑर्गन है वो बिल्कुल डेवलप नहीं होता है, जो टेस्टिस है उसका बिल्कुल डेवलप नहीं होता है। और इसमें बहुत बार देखा गया है कि इसके अंदर बार बॉडी का ऑकरेंस हो जाता है। बार बॉडी, आप सोचोगे आप लोग ये बार बॉडी कौन सी चिड़िया है, तो ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। ये बार बॉडी होता क्या है, वो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम होता है। ठीक है, बार बॉडी इनएक्टिव फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम होता है। तो बस इससे ज्यादा कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लो। ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे कि क्लीफेल्टर सिंड्रोम का सिम्टम्स क्या है, साइन क्या है। तो मैं अब इसके सिम्टम्स के साथ आपके साथ जाती हूँ। मैंने ऑलरेडी आपको शेयर किया है ये सब बातें, तो आप इसको ध्यान में रखना, लाइन टू लाइन याद रखना। ये कैसे हुआ, किसने डिस्कवर किया, कौन सा किस रीजन से हुआ है, या फिर इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है। ठीक है, तो आज हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो है टर्नर सिंड्रोम। आज हम टर्नर सिंड्रोम पढ़ने वाले डिटेल में कि ये कैसे होता है, क्यों हुआ था, फर्स्ट टाइम किसको हुआ था। तो टर्नर सिंड्रोम को भी फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था टर्नर भाई साहब ने। जैसे कि मैंने पहले बताया, साइंटिस्ट का नाम इंक्लूड कर लो। बहुत सारे बायो अगर पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट है जो जिसने जो भी दिया ना उसके साथ अपना नाम लिंक कर लेता है। तो आप टर्नर ने ही दिया टर्नर सिंड्रोम को, तो इसका नाम लिख दिया। और इसको 1938 में डिस्कवर किया गया था। और ये फीमेल सिंड्रोम है, एक फीमेल सिंड्रोम है। फाइंड करो, ये फीमेल सिंड्रोम है। ठीक है, अब देखते हैं ये हुआ क्यों है। सच डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द absence ऑफ एक्स क्रोमोसोम। नोट करो, लाइन करो, अंडरलाइन करो, बोल्ड करो, अच्छे से लाइन करो कि ये absence है, absence ऑफ एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम बिल्कुल इसमें absent होगा। आप एब्सेंट हो जाएगा तो क्या होता है, आगे हम आपको बताते हैं क्या क्या होता है बेचारी लोग के साथ। अगर किसी भी फीमेल में एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है तो वो सबसे बड़ा इसका बैड इफेक्ट ये है कि वो कभी माँ ही नहीं बन पाएगी, कभी नहीं। और माँ क्यों नहीं बन पाएगी, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि उस लड़की में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होता है वो बिल्कुल डेवलप नहीं होगा। दैट मीन्स ना उसका ओवरी डेवलप होगा, ना वजाइना, ना यूटेरस, कोई बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा। बिल्कुल कोई भी फंक्शन प्रॉपर नहीं कर पाएगा। और उसका ये भी डिफेक्ट है कि वो जिसको भी टर्नर सिंड्रोम होगा उसका हाइट बहुत छोटा हो जाएगा, और उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोन्स का बहुत ज्यादा हार्मोन उसकी बॉडी के अंदर लैक होगा। और ज्यादा कुछ नहीं था, बस इतना ही है, इतना ही पॉइंट को आप माइंड में रखो। आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ये बात पे बिल्कुल मैं ध्यान दे रही हूँ, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप मैंने आपका एक छोटा सा डाउट को आज क्लियर कर ही दिया है। तो मेरे वीडियो को लाइक करें प्लीज, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जाते वक्त बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं अगर नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले।
ठीक है, और ये मेरा पहला वीडियो था, तो प्लीज आप थोड़ा कंप्रोमाइज करें और प्लीज आप मेरे साथ बने रहें। और आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छा अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो मैं शेयर करने वाली हूँ। और बहुत सारे टिप्स लाऊंगी, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।